गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पौधशाला या नर्सरी के बारे में कि उसमें कैसे हम अपने फसलों को या फिर जो फल होते हैं उनको रखते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं और नर्सरी क्या होती है, हम इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम नर्सरी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नर्सरी शब्द क्या है। तो नर्सरी शब्द जो है वो अंग्रेजी के नर्स, किससे? अंग्रेजी के नर्स से बना हुआ है। ठीक है, नर्सरी शब्द जो है वो अंग्रेजी के नर्स शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है केयर ऑफ या फिर देखभाल करना। क्या होता है जिसका अर्थ होता है केयर ऑफ या फिर देखभाल करना। नर्सरी नर्सरी वह सीमित क्षेत्र है जहां पर छोटे पौधों की देखभाल की जाती है। नर्सरी या पौधघर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे समझते हैं, नर्सरी या पौधघर किसे कहते हैं। तो नर्सरी में देखो पौधों के छोटे छोटे पौधों को जो है तैयार किया जाता है, उसमें नर्सरी में पौधों को तैयार किया जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है नर्सरी में। तो वहीं पे वह सीमित क्षेत्र होता है जिसमें जो है पौधों को उगाया जाता है, पौधों की अच्छी से देखभाल की जाती है। क्या कहलाता है? नर्सरी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आज अभी जो समय सीजन चल रहा है, धान का सीजन चल रहा है, तो धान की रोपाई से पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। धान के बीज को एक छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और फिर धान की नर्सरी तैयार होती है। तो उसे क्या कहते हैं? फिर उसके बाद उसको निकाल के वहाँ से उखाड़ के खेतों में उसकी रोपाई करते हैं। तो जहाँ पे हम बीजों द्वारा पौधों को तैयार करते हैं, छोटे पौधों को तैयार करते हैं एक सीमित क्षेत्र में, उसे नर्सरी कहते हैं। आगे हम बात करें तो जिस स्थान पर नर्सरी लगाई जाती है वह आसपास की भूमि से क्या हो, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। हम जहाँ पे नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं या नर्सरी लगा रहे हैं वह स्थान और जो आसपास का क्षेत्र है उसका, उससे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है ऊंचा होने का कि उस पर बहुत अधिक पानी ना लग पाए। ठीक है, तो अगर ज़मीन ऊंची है तो जल निकास भी अच्छा रहेगा, इसलिए उसे ऊंचा रखना चाहिए। लगाने के समय की बात करें तो वो फल वृक्षों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से फल वृक्ष को हमें तैयार करना है या किसको तैयार करना है। ठीक है, आगे बात करें सदाबहार वर्षा ऋतु में जून जुलाई में तैयार करते हैं और पतझड़ी वृक्ष जो है बसंत ऋतु में, जैसे अनार या फिर आंवला हो गया, इन सब की जो है नर्सरी तैयार करते हैं। और अंगूर की बात करें तो अंगूर की नर्सरी करते हैं जनवरी फरवरी में तैयार। और अगर बैगन की बात करें, हम सब्जियों में बैगन की बात करें तो बैगन 1 हेक्टेयर में फसल लगाने के लिए कितने वर्ग जो है एक सवाल है कि 1 हेक्टेयर में बैगन की फसल लगाने के लिए कितने वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो उस पर हम कह सकते हैं 125 से 150 वर्ग मीटर। कितना? 1 हेक्टेयर में अगर हमें जो है बैगन की खेती करनी है, 1 हेक्टेयर में हमको बैगन की अगर खेती करनी है तो उसके लिए हमें कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए जो है 125 से लेके 150 वर्ग मीटर तक क्या करना चाहिए, हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए। इतने क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनी चाहिए। आगे देखते हैं तो फल वृक्षों की नर्सरी 1 से 2 वर्ष तथा पपीते की नर्सरी 2 माह में तैयार हो जाती है। अगर फल वृक्षों की बात करें तो फल वृक्षों की जो नर्सरी होती है वो लगभग 1 साल से 2 साल तक का समय लग जाता है। और वहीं पे अगर फलों में ही पपीते की बात करें तो पपीते की नर्सरी मात्र 2 महीने में तैयार हो जाती है। कितने में? 2 महीने में तैयार हो जाती है। अगर वहीं सब्जियों की बात करें कि सब्जियों की नर्सरी तो 28 से 30 दिन यानी 4 से 6 सप्ताह में 6 सप्ताह में क्या होता है, तैयार हो जाती है, फिर 28 से 30 दिन में। अगर प्याज की बात करें तो प्याज की नर्सरी लगभग 45 दिन 6 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो नर्सरी का प्रमुख रोग की बात करें तो जो नर्सरी का प्रमुख रोग है वो है डंपिंग अप। ठीक है, नर्सरी का जो प्रमुख रोग है उसे कहते हैं डंपिंग अप या फिर आर्द्र गलन भी कहते हैं। ठीक है, यह किस लिए होता है? तो डंपिंग अप का कारण क्या होता है? तो ये कवक द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा फैलता है। कवक का नाम क्या है? कवक द्वारा। तो ये फैलता है पीथियम स्पीसीज द्वारा। ये इसका जो है कवकनाशी द्वारा इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और थायरम या फिर वेविस्टॉन का प्रयोग करके जो है डंपिंग अप को रोका जा सकता है। ठीक है, अधिक नमी या आर्द्रता, जल निकास और नर्सरी का प्रमुख कीट की बात करें, ये जो अधिक नमी की वजह से डंपिंग अप होता है इसमें। नर्सरी का प्रमुख कीट की बात करें तो नर्सरी का जो प्रमुख कीट है वो दीमक है, जिसे टेंटो
टर्मस या आर्वेंसिस कहते हैं। ठीक है, नर्सरी का प्रमुख कीट होता है ये दीमक। दीमक की रोकथाम की बात करें तो इसके लिए हमें क्लोरोपाइरीफास या फिर क्यूनिनॉल फास का छिड़काव किया जाता है। नीम की खली का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, नर्सरी में इसके लिए। और नीम की खली में आरडी रेडीन या फिर निम्बोसिडीन पाया जाता है। अगर नीम की खली की बात करें कि उसमें क्या पाया जाता है, तो नीम की खली में अजरेडीन व फिर निम्बोसिडीन पाया जाता है। नर्सरी की भूमि को निर्जमीकृत या फिर भूमि को उपचार करने के लिए 1% फार्मेल्डिहाइड या फार्मेलिन का 4 से 4.5 लीटर घोल प्रति वर्ग मीटर की दर से 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक प्रयोग करते हैं और उसके बाद भूमि को क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक देते हैं। और नर्सरी में जो सामान्यतः क्यारियां बनाई जाती हैं उन क्यारियों में 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ाई रखी जाती है। जो नर्सरी की क्यारियों की बात करें तो जो क्यारियां बनाई जाती है लगभग 3 मीटर लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। और नर्सरी मान लीजिए हम ऐसे समझते हैं इसको, ये हमारा नर्सरी का एरिया हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 मीटर जो लंबाई रखेंगे इसकी 3 मीटर रखेंगे और ये जो चौड़ाई रखेंगे इसकी 1 मीटर चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, नर्सरी के लिए। आगे बात करें तो रेखांकन विधियां, बाग लगाने की विधियों की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो पहला है रेखांकन विधि। रेखांकन करने के लिए पंक्तियों में पौधा बाड़ा या फिर आधार रेखा से 5-6 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेखांकन विधि द्वारा बाग लगाने की विधियां। तो रेखांकन करने के लिए हमें क्या करते हैं, पंक्तियों में पहला पौधा आधार रेखा से 5 से 6 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अब इसमें बात करें विधि की, तो पहली विधि है वर्गाकार विधि, जो पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधों की दूरी में बराबर होती है। वर्गाकार विधि में अगर हम बाग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पंक्ति से पंक्ति व पौधों से पौधों की दूरी को बराबर रखा जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधियां हैं, ये विधि है वर्गाकार विधि है। 1 हेक्टेयर में वर्गाकार विधि से आम का बाग जो है लगाने के लिए 10 × 10 सेंटीमीटर पर पौधों को लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में लगभग 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। कितना, 100 पौधे लगा। अगर हमें 1 हेक्टेयर में आम की जो है वर्गाकार विधि से आम को लगाना है 1 हेक्टेयर में, तो उसमें क्या करते हैं, जो है 10 × 10 के रेशियो से लगभग 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। 10 मीटर की दूरी पर आम के पौधे लगाए जाते हैं वर्गाकार विधि में। आम की जो है, आम की आम्रपाली किस्म के पौधों को त्रिभुजाकार विधि में लगाने पर सबसे ज़्यादा पौधे लगते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे लगते हैं। अगर हमें आम के बाग को लगाना है या आम के बाग की तैयारी करनी है, लगाना है और उसमें आम्रपाली किस्म जो है आम की उसको लगाना है, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे लगा सकते हैं। अगली विधि है आयताकार विधि। इसमें क्या है, R × P की दूरी जो है तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी बढ़ा दी जाती है। क्या होता है इसमें, उसकी दूरी बढ़ा दी जाती है और पंक्ति के बीच में अधिक स्थान मिलने के कारण कर्षण क्रियाएं करना भी आसान हो जाता है। त्रिभुजाकार विधि है, इसमें क्या होता है, 1, 3, 5 पंक्ति में पहला पौधा और अपनी आधी तथा 2, 4, 6 पंक्ति में पहला पौधा अपनी आधी दूरी पर क्या होता है, उसके आधी दूरी पर लगाया जाता है। इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। अगली विधि की बात करें पंचभुजाकार विधि या फिर इसे पूरक विधि, संपूरक विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, सर्वाधिक पौधे लगते हैं। पंचाकार विधि का उपयोग करके हम अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं और इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा जो है लगभग 2 गुना अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं। जो वर्गाकार में अगर 100 वृक्ष लगा रहे हैं तो इसमें लगभग 200 वृक्ष हम लगा सकते हैं। यह विधि वर्गाकार विधि की तरह होती है और इसके बीच में एक अतिरिक्त अस्थायी वृक्ष लगाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पूरक पौधा भी कहते हैं। आगे बात करें हम खष्टाभुजाकार विधि की, तो इस विधि में क्या होता है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% वृक्ष अधिक लगते हैं और यह विधि शहर के नज़दीक है जहाँ पर भूमि महंगी हो, उपजाऊ हो और वहाँ पे काम में ली जाती है। खष्टभुजाकार विधि, इसमें क्या होता है 15% अधिक वर्गाकार विधि से अधिक जो है पौधे लगाए जा सकते हैं और इस विधि का प्रयोग उन जमीनों पे किया जाता है जो शहर के नज़दीक हो, छोटे एरिया में हो और जो है महंगी ज़मीन हो, तो वहाँ पे इसको उपयोग में लिया जाता है। इस विधि में कर्षण क्रियाएं करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। आगे बात करें कंटूर विधि या टेरिस विधि। यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में काम में ली जाती है और इस विधि को जहाँ पर भूमि में क्या करते हैं, भूमि में 10 से 15% हो वहाँ पे कम काम में ले सकते हैं। जहाँ भूमि में ढाल जो है
जहाँ पे भूमि में ढाल 10 से 15% तक हो, वहाँ पर भी इसको काम में ले सकते हैं। क्या होता है, इसे कंटूर विधि कहते हैं। देखिए कंटूर विधि जो होता है इसमें क्या होता है, टेरिस विधि भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिन क्षेत्रों में जो ढालू क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसके जो है उपयोग किया जा सकता है, और इस विधि का उपयोग करके वहाँ भी पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।